देखिए आपका साक्ष्य अधिनियम चल रहा था भाई। और साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन आपका चल रहा था, ये 20 चल रहा था, यानी कि धारा 20। धारा 20 पर भी आपका क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में बन रहा है। सेक्शन 20 पर जो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है वह देखा जाए। आपका पहला जो क्वेश्चन बन रहा है वह ये बन रहा है कि रेफरी का सिद्धांत या निर्णायक का सिद्धांत या एम्पायर का सिद्धांत एविडेंस के किस सेक्शन में समाहित है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 20। अब रेफरी होता क्या है और रेफरी का सिद्धांत कहाँ कहाँ समाहित है। आपका कर्तव्य है कि उन सिद्धांतों को एक जगह एकत्र कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए। तो रेफरी का सिद्धांत कहाँ कहाँ समाहित है, तब बैरक शुरू किया जाए। और 2 केस और 1 दृष्टांत, और जो टेक्निकल क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है उसको देखा जाएगा। अलग से लिख लीजिए भाई। जो ये रेफरी का सिद्धांत है इसके लिए आपका कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो एक तो सीआरपीसी में कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है। तो सीआरपीसी में 3922 पढ़ना है और 370। इसके बाद यह जो सिद्धांत है एक हम उदाहरण आईपीसी में बताएंगे, आर वर्सेज गोविंदा और जस्टिस आपका मेलविल का बताएंगे। फिर आपका संविधान में ये सिद्धांत देखना है, और संविधान में जब भी सिद्धांत ये देखिएगा तो 2 अनुच्छेद देखिएगा, एक 100 और एक 189। यानी कि संविधान में आपका 2 आर्टिकल देखना है, आपका 100 और 189। फिर एक बार देखिए भाई, रेफरी होता क्या है पहले ये देखा जाए। रेफरी का मतलब आपका निर्णायक या एम्पायर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेफरी जो फैसला दे देता है उस फैसले को दोनों टीम मानने के लिए क्या होती हैं, बाध्य होती हैं। तो यहाँ भी पहले एविडेंस का सेक्शन 20 देखा जाए कि रेफरी क्या है। देखिए एक उदाहरण, ए भाई बात ना करिए भाई, ए और बी देखा जाए। मान लीजिए बी ए के पास घोड़े का दाम पूछने आता है और तत्पश्चात ए कहता है कि मैं घोड़े का दाम बताने के लिए सी को अथराइज किया हूँ एक्सप्रेस रूप से। वो भी हम टेक्निकल आएंगे बैरक पर, क्योंकि कई बार यूपी एपीओ और जे में ये पूछा गया है कि सेक्शन 20 के तहत जो व्यक्ति अथराइज है वह कैसा अथराइज होना चाहिए, एक्सप्रेस की इम्प्लाइड की दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो केवल और केवल क्या मारेंगे, एक्सप्रेस, यानी कि विवक्षित काम नहीं करेगा, यहाँ आचरण द्वारा नहीं, अभिव्यक्त रूप से। तो हम बताएंगे बैरक, पहले तो ये हो जाए। तो ऐसी दशा में बी सी के पास आता है और घोड़े का दाम पूछता है, और सी घोड़े का दाम 90,000 रुपया बताता है। तो ये सी एम्पायर या रेफरी हो गया, और सी ने जो स्वीकृति की है कि घोड़े का दाम 90,000 है, इस स्वीकृति से, इस कथन से कौन बाध्य होगा, ए। और सी का कथन एडमिशन माना जाएगा, और बाद में ए उस कथन से मुकर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एडमिशन का जो इफेक्ट होता है वह स्टापेल होता है, यानी कि व्यक्ति को मुकरने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। अभी बताना भी है इसको, प्रभाव अभी बताया नहीं गया है, अभी एक आपका हो सकता है कल तक आए। रेफरी का सिद्धांत आपका कहाँ कहाँ समाहित है, एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। आपका अपील के मामले में सीआरपीसी में 392 में समाहित है। आप देखिए, आपका मान लीजिए कि 2 जज किसी मामले में अपील सुन रहे हैं,
दोनों जजों में मतभेद हो गया तो यहाँ दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकालकर तीसरे जज को देंगे और तीसरा जज क्या कहलाएगा? रेफरी। वह जिधर चला जाएगा वह 2-1 से फैसला हो जाएगा। और ये बात आपका आर बनाम गोविंदा के वाद में मिलती है, जिसमें कि 299 आईपीसी और 300 में डिफरेंस बताया गया। और वही डिफरेंस आज भी कंपटीशन में लिखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आखिर आर बनाम गोविंदा के वाद में जज कौन थे? मेलविल थे, याद रखना है। और ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है 299 आईपीसी और 300 में अंतर पर। देखिए इसमें हुआ क्या, एक लाइन समझाना पड़ेगा। गोविंदा अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया था और उसके सिर पर 3-4 मुक्के का प्रहार किया। फिर पत्नी का सिर की नस फट गई, वह मर गई। कोर्ट ऑफ सेशन ने गोविंदा को मर्डर के लिए दोषी ठहराया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की गई तो जो 2 जजों के समक्ष की गई, एक कैंपवेल और दूसरा हरिदास थे। अब एक जज कह रहा था कि नहीं ये मामला मर्डर में जाएगा, एक जज कह रहा था कि नहीं मर्डर की कैटेगरी में न आने वाले आपराधिक मानववध में। तो दोनों जजों ने अपना अपना जो निष्कर्ष निकाला था वह दोनों जजों ने एक तीसरे को भेजा। और तीसरा कौन था? मेलविल थे। और मेलविल ने निर्णय दिया कि आपका संभाव्य और अधिसंभाव्य के आधार पर अंतर बताया और ये कहा कि ये मामला आपका हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना जाएगा। और उन्होंने एक लाइन ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है, इस बात की संभावना है कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा, मर भी गया, तो ये 304 में मामला जाएगा, 304 आईपीसी में। और अगर पूरी संभावना थी कि उस चोट से वह क्या होगा, हर हाल में मर ही जाएगा, तो 302 में आएगा। और मेलविल ने ये कहा कि अगर किसी स्त्री के सिर पर 4-5 घुस्सा मारा जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो है कि वो मर जाएगी, लेकिन निश्चितता या पूरी संभावना नहीं है। अतः ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना जाए। आपका रेफरी का सिद्धांत आपका सीआरपीसी की धारा 370 में भी है। ये जब मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को भेजा जाता है मामला, तब कम से कम 2 जजों द्वारा ही पुष्टि होगी। अगर दोनों जजों में मतभेद हो गया तो दोनों जज अपना निष्कर्ष निकालकर किसको भेजेंगे? एक तीसरे जज को। और तीसरे जज क्या कहलाएगा? एम्पायर। तो पुष्ट अपील के मामले में कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा? 392। और पुष्टि के मामले में 370। अब आ जाइए लास्ट में कोरिलेट हमें कॉन्स्टिट्यूशन करना है। संविधान के 2 आर्टिकल में 2 अनुच्छेदों में रेफरी का सिद्धांत समाहित है। पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। आपका कौन कौन है? एक तो 100 और दूसरा कौन सा आपका है? 189। आइए भाई देखिए संविधान का अनुच्छेद 100 क्या कहता है, थोड़ा अच्छे से याद रखना है। संविधान का आर्टिकल 100 ये कहता है कि अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है और लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो गए, तो ऐसी दशा में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह एम्पायर का काम करेगा, निर्णायक मत देगा और एक मत से क्या होगा? लोग विजयी। तो कौन निर्णायक मत देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा में भी यही नियम लागू होगा। यदि राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति
अगर राज्यसभा में किसी विषय पर वोटिंग होती है, मत बराबर हो गए, तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वह एम्पायर का काम करेगा और निर्णायक मत देगा। यानी कि जैसे कि 100 वोट दिए पड़े और 50 पक्ष में 50 विपक्ष में, तो कौन निर्णायक मत देगा? आपका राज्यसभा का सभापति। और लोकसभा में कौन देगा? लोकसभा का आपका अध्यक्ष। दूसरा आपका 189 देखना है। सेम प्रावधान राज्यों में किया गया है अनुच्छेद 189 के तहत। अगर विधानसभा में मतदान हुआ और मतदान बराबर हो जाता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वह निर्णायक मत देगा। और अगर विधान परिषद में वोटिंग हुई और मत बराबर हो गया, तो विधान परिषद का जो सभापति हैं वह निर्णायक मत देगा। तो ये लोग क्या माने जाएंगे? रेफरी या एम्पायर, क्योंकि एक ऐसा मत दे रहे हैं निर्णायक। यहाँ एक क्वेश्चन टेक्निकल और बनता है और उसको और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में दिमाग में बैठाना है। नेट वोट इत्यादि जगह पूछा गया, आईएएस में भी। वह ये क्वेश्चन बनता है कि कौन प्रथमतः मत नहीं दे सकता? देखिए, आपका लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाने का प्रस्ताव हो तो वह प्रथमतः मत देता है, और विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तो ये लोग निर्णायक मत अब नहीं देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में सबके साथ वोटिंग जरूर करेंगे। लेकिन राज्यसभा का सभापति और विधान परिषद का जो आपका सभापति होता है, ये राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कभी भी प्रथमतः मत नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। याद रखिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वो तो इन ऑफिसियो यानी कि पदेन क्या पा गया है? पद, यानी कि उपराष्ट्रपति होने के कारण अपने आप किसका पद पा गया है? एक्स ऑफिसियो, यानी कि पदेन कहते हैं। एक पद पा लिए तो दूसरा अपने आप आपको क्या हो गया? मिल गया, कुछ करना नहीं है। तो आगे देखा जाए भाई आपका 20, अब देखा जाए आपका क्या लिखा गया बैरक में। देखिए, अब एविडेंस की धारा 20 देखिए और दृष्टांत तब केस बताते हैं। वाद के पक्षकार द्वारा एक्सप्रेस या अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृतियां। देखिए बैरक क्या कहता है, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया हो, प्राधिकृत वाद के किसी पक्षकार ने किया हो। प्राधिकृत इसलिए किया गया हो कि वह किसी डिस्प्यूटेड मैटर में आपका किन्हीं व्यक्तियों को जानकारी दे, और ऐसा जो अथराइज किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक्सप्रेस किया गया हो कि इम्प्लाइड। तो बेर क्या लिखता है? एक्सप्रेस किया गया हो। तो ऐसे व्यक्ति ने जो जानकारी दी है, क्या उसे एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आइए इलस्ट्रेशन देखिए। प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है? यानी कि क्वेश्चन न्यायालय में ये है कि क्या क द्वारा ख को घोड़ा बेचा जो गया है वह अच्छा है कि नहीं। यानी कि ए ने जो बी को हार्स का सेल किया है, यानी कि घोड़े का विक्रय किया है, क्या वह घोड़ा अच्छा है कि नहीं। तो बी आकर ए से पूछता है कि घोड़ा कैसा है, और ए कहता है कि हे बी, घोड़े के बारे में जानकारी देने के लिए हमने किसको अथराइज किया है? अभिव्यक्त रूप से सी को।
और जाकर घोड़े की जानकारी किससे ले लो? सी से। तो बताइए आप लोग, इसमें रेफरी कौन हुआ? सी। और सी जो कहेगा, क्या सी का कथन एडमिशन माना जाएगा कि नहीं? और सी के कथन से कौन बाध्य होगा? ए। तो आगे बताया जाएगा भाई। अगला देखिए आपका, इस विषय पर आपका केस 1-2 देखना है, जिस केस में ये सब बातें कही गई। और केस आपका विलियम बनाम इन का है। केस याद रखिएगा भाई, विलियम वर्सेज इन। विलियम विलियम वर्सेज इन का केस है। जस्टिस एलेन बरोह, एलेन बरोह, याद रखिएगा। ये जो मैं सिद्धांत बताया हूँ, यह किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो आपका जवाब रहेगा विलियम्स वर्सेज इन के बाद में जस्टिस कौन थे? एलन बरोह थे। और इस केस में आपका 1808 का केस है, 1808 का केस है। इस केस में जस्टिस एलन बरोह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय पर जानकारी देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अथराइज किया है, तो उस दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से वह बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि जो कार्य वह दूसरे से कराया है, वह कार्य वह स्वयं किया है। ये टाट में भी सिद्धांत है। इसी बार बिहार में पूछा गया था जे में, कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को अथराइज करता है कार्य करने के लिए, तो कानून की नज़र में वह व्यक्ति उस कार्य को क्या करता है? स्वयं। अतः उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसकी? जो व्यक्ति क्या किया है? अथराइज। इस प्रकार सेक्शन 20 समाप्त हुआ। पॉइंट पकड़े रहिएगा। आपका जो पॉइंट आपको पकड़ना है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, काफ़ी पूछा गया, किस रूप में यहाँ प्राधिकृत होना चाहिए? एक्सप्रेस। अब जैसे ही घोड़ा पर मामला आता है, 2-3 क्वेश्चन घोड़ा पर आपको जरूर जान लेना चाहिए, और निश्चित रूप से कंपटीशन में कोरिलेशन आएगा। अभी आपका झारखंड जे में आया था, झारखंड एपीओ में आपका घोड़ा दे दिया था, यानी कि ये जो हार्स हैं कहीं ना कहीं आपको आ ही जाएगा। पूछा गया था भाई, आपका क्वेश्चन ही आया था झारखंड में। देखिए आपका क्या आया था। पहले एविडेंस की धारा 93 को हम कोरिलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 जगह से कोरिलेट घोड़ा करके पढ़ना है, कम से कम 3 जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक एविडेंस की धारा 93 पढ़िएगा। ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं तुम्हें ये अपना घोड़ा 1000 में या 500 में बेचूंगा। अब इस बारे में क्या साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं, कि घोड़ा 1000 में बेचा जाएगा कि 500 में? तो आप का जवाब रहेगा कि इस त्रुटि को सुधारने के लिए, इस एम्बिगुअस को सुधारने के लिए, इस गलती को सुधारने के लिए, इस संदिग्धता को सुधारने के लिए कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डिफेक्ट है, प्रत्यक्ष गलती है। और सौभाग्य कहिए कि बिहार जे में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, 20 नंबर का आया था, 93-94। प्रत्यक्ष और कौन सी त्रुटि? अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन आया था मेंस में भी, तो इसको और अच्छे से तैयार रखना है। क्यों सुधारा नहीं जा सकता? अब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए। ए बी से कहता है कि वह अपना घोड़ा उसे आपका 1000 या 500 रुपये में बेचेगा। ये करार क्या होगा? तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट की धारा बिहार में पूछा भी गया था 1-2 बार। ये कॉन्ट्रैक्ट या संविदा अधिनियम की कौन सी धारा? 29। ये करार क्या होगा? वैध होगा कि वार्ड? वार्ड, यानी कि शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जो करार अनिश्चित हैं या जिनका निश्चय किया जाना संभव नहीं है, वे करार क्या होते हैं? वार्ड। तीसरा पॉइंट आपको देखना है,
घोड़ा पर आपका तुलना भी की जाती है और वह तुलना पब्लिक पॉलिसी की गई है। यूपीजे में कई बार क्वेश्चन बनाए, लेले में भी। रिचर्डसन वर्सेज मेलिस के वाद में जस्टिस बोरो, बोरो याद रखिएगा, बोरो बोरो बोरो, जस्टिस बोरो ने लोकनीति की तुलना अनकंट्रोल हार्स से की, अनियंत्रित घोड़े से की। तो शब्द चेंज करता रहता है, कभी बिगड़ैल घोड़ा, तो कभी बदमाश घोड़ा, तो कभी बेकाबू घोड़ा, तो कभी अनियंत्रित घोड़ा। लेकिन इंग्लिश वर्जन एक ही याद रखिएगा, अनकंट्रोल हार्स किसको कहा जाता है? पब्लिक पॉलिसी को। तो इस प्रकार घोड़ा पर भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। फिर मैं बता दूं कहाँ कहाँ से पढ़ना है। एविडेंस का सेक्शन 93 पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 29 और पब्लिक पॉलिसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 23। अब आइए आगे कंसेप्ट बनाया जाए, तब आगे बढ़ा जाए भाई। अगला आपका कंसेप्ट ये बनाना है कि जो ये एडमिशन है आपका, ये बिहार मेंस में आ चुका है भाई, यूपी एपीओ में भी थोड़ा सतर्क रहना है। ये जो आपका बताया जा रहा है क्वेश्चन, ये आपका बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। 21 धारा शुरू करने के पूर्व यह आवश्यक है कि इन बातों पर भी गौर किया जाए और इन बातों को यहीं बता दिया जाए। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका मॉडल एक बना दिया जाए। क्वेश्चन ये बनता है कि स्वीकृति को परिभाषित करिए और स्वीकृति की सुसंगतता का आधार बताइए। यानी कि एडमिशन को डिफाइन करिए और एडमिशन को एविडेंस में क्यों सुसंगत बनाया गया है, अर्थात क्यों इसे साक्ष्य में मान्य किया गया है, उन आधारों का उल्लेख करिए। मेंस में आ चुका है बिहार जे में, और आपका मैं बता दूं यूपी एपीओ में। आगे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। यह किसी एक धारा से कवर नहीं होगा, ये सिद्धांत है और बिना सेक्शन के चलेगा। यानी कि 21 से लेकर आपका 23 तक पढ़ने से पहले यह बात आवश्यक है कि एडमिशन क्यों रेलेवेंट बनाया गया है, इस बात को जान लिया जाए। क्योंकि 21 से लेकर 23 तक एडमिशन सुसंगत होगा, अर्थात साक्ष्य में स्वीकृति को हम अब क्या करेंगे? प्रस्तुत। तो क्यों प्रस्तुत किया जाए, क्यों पर आइए। इस बारे में स्वीकृति की परिभाषा पूछे तो 17 बता ही दी गई है, तोड़ लेंगे, आपका 10-15 लाइन में समाहित कर देंगे। इसके बाद आपका क्यों स्वीकृति या एडमिशन सुसंगत है, तो आपका फिप्सन महोदय ने, एक विद्वान है फिप्सन महोदय ने 4 ऐसी कंडीशन बताई हैं, जिन 4 ऐसे आधार बताए हैं। फिप्सन 4 ऐसे आधार बताए हैं जिन आधारों पर एडमिशन को रेलेवेंट बनाया गया है। अब वो कौन कौन से आधार हैं? तो पहला ये है कि जो स्वीकृति है यह सबूत का अभित्यजन करती है, वैभियर करती हैं, अभित्यजन करती हैं। यानी कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ को अभित्यजन करती है। दूसरा अभी समझाते हैं स्वीकृति। दूसरा है कि जो स्वीकृति इसलिए सुसंगत है कि स्वीकृति करने वाले के हित के विरोध में होती है। तीसरा इसलिए सुसंगत है कि ये सत्य होती है। और चौथा इसलिए इसे सुसंगत बनाया गया है कि ये विरोधात्मक कथनों के रूप में होती है। यानी कि चौथा क्या है? एक विरोधात्मक कथन,
धात्मक कथन के रूप में। देखिए एक एक करके आपका समझाना पड़ेगा, ये चारों को आपका प्रयास ये करिएगा मेंस के लिए भी कि भाई आपका कम से 7-7 8-8 लाइन याद करना है, और केवल याद ही नहीं करना है, ये बातें एविडेंस की जिस धारा में समाहित रहेगी उन धाराओं का भी उल्लेख करना पड़ेगा। आइए पहला देखा जाए आपका, स्वीकृति क्यों साक्ष्य में सुसंगत है? क्योंकि ये बर्डन ऑफ प्रूफ को वैभियर करती है, अभित्यजन करती है, यानी कि सबूत का, भाई प्रूफ का, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं, सबूत का अभित्यजन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पक्षकार किसी तथ्य के बारे में कोई एडमिशन किया है तो अब उस तथ्य को साबित करने के लिए दूसरे पक्षकार से प्रूफ या साक्ष्य या सबूत की मांग न्यायालय नहीं करेगा। अभित्यजन मतलब क्या? छूट देती है, यानी कि सबूत की मांग क्या करेगा? न्यायालय नहीं करेगा। अब ऐसी दशा में तुरंत आपको 2 लाइन ये दिखा के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या प्रावधान है, तो पहले वैभियर पर थोड़ा और कोरिलेट कर लिया जाए। वैभियर का मतलब अभित्यजन, अभित्यजन मतलब त्यजन, त्यजन माने छोड़ देना, छोड़ देना मतलब कि न मांगना। तो यहाँ क्या नहीं मांगा जाएगा? एडमिशन कर लिया है तो प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो अब समस्या ये आई कि कोरिलेशन आपका ये करना है कि क्या मूल अधिकारों का वैभियर किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन आईएएस तक में पूछा गया है। तो आर्टिकल 13 याद रखेंगे, अनुच्छेद 13 में कई सिद्धांत हैं। पहला आपका आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। दूसरा सेवर्बिलिटी का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और तीसरा वैभियर का सिद्धांत। तो पूछा देखिए क्या गया है कि आर्टिकल 13 में कौन सिद्धांत मान्य नहीं है, लागू नहीं होता, तो वैभियर का लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर भी अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता। भाई मूल अधिकारों, विधिक अधिकारों को आप त्याग सकते हैं, लेकिन चाहकर भी मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। क्यों? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है, क्योंकि मूल अधिकार पब्लिक हित के लिए दिए गए हैं, आपके पर्सनल हित के लिए नहीं। किस किस इंटरेस्ट के लिए? पब्लिक। ये रट कर जाइएगा, इंटरव्यू में पूछा गया है। अब ये आया, लेकिन विधिक अधिकारों को आप त्याग सकते हैं, ये भी याद रखिए, लेकिन किसको नहीं छोड़ सकते? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए सर्विस में गए, राज्य ने आपसे करार कराया और ये लिख दिया कि अगर राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एफिडेविट में लिखवा लिया शपथ पत्र पर, तो क्या ये मान्य होगा कि नहीं? बताइए। तो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, और भारत में मूल अधिकारों का त्यजन संभव। हम जा सकते हैं, भले एफिडेविट में लिखा हो। अभी मामला आपका आया, एक मामला हम बता रहे हैं करंट का, आपका बॉम्बे में मामला आया, और बॉम्बे में जो रिपब्लिक टीवी है उसके जो माने चर्चित व्यक्ति भी हैं, अर्नब गोस्वामी, उन्हीं का मामला आया। वो सरकार के विरुद्ध वहाँ आग उगलते हैं रोज, तो सरकार भी तिकड़मबाजी करके किसी न किसी चीज़ में क्या करती हैं? फंसाती रहती हैं। जैसे यहाँ अमिताभ ठाकुर हैं जो आईपीएस थे, जब पद पर थे तो देखिए यहीं पुलिस वाले सर 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 कहते थे, सलाम ठोकते थे, और आज जब रिटायर हो गए तो देखिए क्या हाल हो गया। रिटायरमेंट के बाद यहीं पुलिस वाले ज़बरदस्ती ढकेल रहे हैं, किस में?
आपका जीप में कि चलो अब तुम्हारे खिलाफ क्या हो गया है, एफआईआर। बहुत अपराधित में उछल कूद कर रहे हो। यानी कि आपका यही पुलिस है जिसके आधार पर सरकार अपने विरोधियों को क्या करती है, पस्त। अगर बड़े बड़े अपराधों में जल्दी गिरफ्तारी नहीं, लेकिन अमिताभ ठाकुर की तुरंत गिरफ्तारी। और वो भी देख रहे हैं कितना खींचातानी के बाद जबरदस्ती जीप में क्या किया गया। फिर रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता नहीं, जब तक पद है तब तक आपका सम्मान। उसके बाद विभाग ही लात मार कर क्या करता है, निकाल देता है। तो आगे देखा जाओ तो सामाजिक बात है, वैभियर बताया गया। अब वैभियर आइए देखा जाए। स्वीकृति दो प्रकार की होती है, भारत में भी इसको जोड़ लेना है, एक लाइन दो लाइन लिख के। और इस पॉइंट को कहाँ आप जोड़ेंगे, भारत में। स्वीकृति दो प्रकार की होती हैं, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक, यानी कि न्यायालय से कहाँ की गई हो, बाहर। और एक जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृति। तो जहाँ तक भारत की बात है, जो न्यायिक स्वीकृति का प्रावधान 58 में किया गया है, यानी कि तुरंत इसको लिखते समय एक सेक्शन जोड़ेंगे, कौन सा, 58 जोड़ेंगे। जुडिशियल एडमिशन का प्रावधान सेक्शन 58 में किया गया है। और जो न्यायिक स्वीकृति होगी वह सबूत का अभित्यजन करती है। तो कौन, भारत में कौन सी स्वीकृति आपका सबूत का अभित्यजन करेगी, न्यायिक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो अब न्यायालय उस बात को करेगा, क्योंकि आप जाकर उस बात को क्या कर लिए हैं, स्वीकार। लेकिन जो गैर न्यायिक जो स्वीकृति है वह सबूत का अभित्यजन नहीं करती। अर्थात यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से बाहर किसी तथ्य को स्वीकार किया है तो उसकी स्वीकृति को न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो कितने भागों में एडमिशन को बांटेंगे, दो। और कौन साबित करना पड़ेगा, कौन नहीं। तो गैर न्यायिक क्या करना पड़ेगा, साबित। और कौन साबित नहीं करना है, न्यायिक। तो कौन स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करेगी, न्यायिक। और कौन नहीं करेगी, गैर न्यायिक। भाई रट कर जाइए। दूसरा देखिए, जो व्यक्ति एडमिशन करता है वह एडमिशन उसके अगेंस्ट होता है, वह उसके विरुद्ध होता है। अतः ऐसी दशा में एडमिशन को रेलेवेंट बनाया गया है। ये सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई बात कहा है तो वह तभी कहेगा जब वह बात सत्य होगी। अतः ऐसी दशा में एडमिशन, चूँकि एडमिशन करने वाले के विरोध में होती है, अतः इस एडमिशन को रेलेवेंट माना गया है। अब इसको जब पढ़िएगा तो आपको सेक्शन ऐड करके लिखना है भारत में। और जब इस पॉइंट को पढ़िएगा तो 21 का सहारा लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कौन सी धारा का, कल बताया भी जाएगा, अभी आज तो संभव नहीं है लग रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत इत्यादि आपका कठिन है। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, सेक्शन एक स्वीकृति करा जाए भाई तब सही रहेगा। मान लीजिए आपका ए एक व्यक्ति है और बी है। ए अपनी डायरी में, ध्यान से समझिए, अपनी डायरी में इस बात का उल्लेख किया है कि बी से हम 1000 रुपया उधार लिए हैं। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर बताइए, ए अपनी डायरी में ये लिखा है कि हम बी से 1000 रुपया उधार लिए हैं। तो ये बात ए के फेवर वाली है कि ए के विरोध वाली, फेवर में नहीं कहा है, क्योंकि 1000 रुपया क्या करना पड़ेगा,
तो तुरंत दिमाग लगाना है कि अगर ए कोई बात कहता है और अपने विरोध में करता है हित के, तो वह सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने विरोध में तभी बात करता है जब अमूमन वह बात क्या हो, सत्य हो। अतः ऐसी दशा में तुरंत सेक्शन आपका 21 कवर करना है। अब सेक्शन 21 बताता है कि ए ने जो स्वीकृति की है वह स्वीकृति उसके विरुद्ध और उसके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध रेलेवेंट होगी, और बी या बी का हित प्रतिनिधि किसके विरुद्ध यह स्वीकृति को साबित कर सकेगा, ए के। यानी कि जो व्यक्ति स्वीकृति किया है उसके विरोध में दूसरा व्यक्ति उस स्वीकृति को साबित कर सकेगा, अर्थात बी या बी का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि इस बात को न्यायालय में साबित कर सकेगा कि हजूर देखिए, ए ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि वह बी से कितना उधार लिया है, 1000। तो कौन सा यह सेक्शन कहता है, 21। अब समस्या ये आई कि ए ने जो बातें कही हैं अपनी डायरी में, क्या ए अपने फेवर में या क्या ए उस बात को साबित कर पाएगा कि नहीं। तो सामान्यतः नहीं, लेकिन धारा 21 जब हम बताएंगे तो उसमें 3 एक्सेप्शन है। अर्थात ए अगर चाहता है कि जो एडमिशन वह किया है वही न्यायालय में साबित कर दे, तो सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सेक्शन 21 में कितने एक्सेप्शन दिए गए हैं, 3। अगर ए अपना कथन कहाँ सेट कर दे, 3 अपवादों में, तो ए अपने फेवर में भी उन्हें साबित कर सकेगा। याद रखिए, हम बताएंगे, इसीलिए पहले सिद्धांत। तीसरा देखिए भाई, स्वीकृति सत्य के रूप में होने के कारण रेलेवेंट है। अब सत्य के रूप में क्यों होती है, अब इस पर एक आपका देखा जाए। देखिए, आपका ये अभी हमने बताया भी था, फिर उसी को बता रहा हूँ। सामान्यतः यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर अपने हित के विरोध में बातें किया है, तो अमूमन वह बातें क्या होंगी, सत्य होंगी। अतः जो बातें वह किया है वह उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो स्वीकृति किस रूप में होने के कारण सुसंगत है, सत्य के रूप में। और अंतिम है विरोधात्मक कथन के रूप में, यानी कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है उस व्यक्ति के कथन और जिस बात को लेकर विवाद है उसमें विरोधाभास पैदा होता है, तो एक विरोधाभास दिखाया जाए और एडमिशन को रेलेवेंट बनाया जाए। देखिए विरोधाभास, इसी उदाहरण में देखिए, मान लीजिए कि बी ने ए के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि हजूर ए हमारा 1000 रुपया लिया है और हमें 1000 रुपया ए से दिलवाइए। ए न्यायालय में कहता है कि मैं बी से पैसा नहीं लिया हूँ। तब तक ए की एक डायरी मिलती है और उस डायरी में लिखा रहता है कि ए बी से 1000 रुपया उधार लिया है। अब विरोधाभास करवाइए। न्यायालय में ए कह रहा है कि मैंने बी से कोई उधार नहीं लिया, और बी का जो अकाउंट है उसमें तो स्पष्ट ए ने ही लिखा है कि हम 1000 रुपया बी से क्या लिए हैं, उधार। तो आप लोग बताइए, ए की दोनों बातों में विरोधाभास हो गया कि नहीं। और जैसे ही विरोधाभास हुआ, विरोधाभास होने के कारण ए ने जो डायरी में बातें लिखी थी वह साक्ष्य में क्या हो जाएगी, सुसंगत। और किसको बल प्रदान करेगी, बी को।
यानी कि ये बात साबित की जाएगी कि वास्तव में भी से ए ने 1000 रुपया क्या लिया था, उधार। भाई 4 आधार याद करके जाइएगा, 2 सेक्शन इसमें याद करके जाइएगा। अब आइए आगे बढ़ा जाए, बेयर एक्ट की भाषा फिर आइए। अब स्वीकृति की सुसंगत या रेलेवेंसी हमें देखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वीकृति की सुसंगत या रेलेवेंसी कहाँ से कहाँ तक, तो आपका जवाब रहेगा 21 से लेकर 23 तक। भाई ये थोड़ा देखिए, आपका जो 21 सेक्शन है, मैं फिर बता दूं, ये आपका सेक्शन कठिन सेक्शन है और नए लोगों को कम समझ में आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका नए लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन नए लोगों के लिए एक ही उपाय है कि जो हमने 4 आधार अभी एडमिशन के रेलेवेंट होने के बताए, अगर वे आधार आपके दिमाग में बैठे हैं तभी 21 आएगी, अन्यथा भाई नए लोगों को पहली बार में कम समझ में आती है। तो 21 से लेकर फिर याद रखिए 23 तक आपका कब सुसंगत होगी स्वीकृति, कब साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकेगी, ये बताया गया। फिर एक बार बैक होकर देखिए, आपका 17 में परिभाषा दी गई थी, 18, 19, 20 में ये बताया गया था कि कौन एडमिशन करेगा और किस कंडीशन में करेगा, जबकि 21 से लेकर 23 बताएगी कि ये जो एडमिशन है कब साक्ष्य में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत। तो आइए 21 को तोड़ा जाए। जब भी 21 पढ़िएगा तो देखिए इसमें पहले बांट दिया जाए। सबसे पहले सामान्य नियम देखना है, इसके बाद 3 अपवाद देखना है। पहला अपवाद आपका 32 में आएगा, दूसरा मन की दशा या शरीर की दशा, और तीसरा अपवाद है अन्यथा, यानी कि अदरवाइज में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए आपका कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि सामान्य नियम ये है कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है उसके विरुद्ध या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध वह एडमिशन रेलेवेंट या सुसंगत भी होगा और साबित भी किया जा सकेगा। तो कम से कम एक पहले सामान्य नियम का उदाहरण देखिए भाई। उदाहरण ये देखना है, ए और बी पर हम उदाहरण देखते हैं। ए ने, ध्यान से देखिए, ए ने यह एडमिट किया कि बिजली का बिल बी जमा करता है, यानी कि ए ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो मकान का बिजली का बिल है वह बी जमा करता है। अब विवाद मकान के बिजली के बिल का आ गया, तो ऐसी दशा में ए ने जो एडमिशन किया है वह सुसंगत होगा। अब समस्या ये है कि जो ए ने कथन किया है, इस कथन को क्या ए अपने फेवर में साबित कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य नियम ये है कि जो व्यक्ति एडमिशन करता है वह एडमिशन इसके विरुद्ध सुसंगत होगा, इसके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत होगा। तो इसका उत्तराधिकारी एक बना लिया जाए, कौन? सी। और इनके विरुद्ध, पक्ष में नहीं, सतर्क रहिए, इनके विरुद्ध प्रूफ किया जा सकेगा। तो प्रूफ कौन करेगा? बी। या कौन? बी का उत्तराधिकारी या हित प्रतिनिधि सी, नहीं डी। इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि जो व्यक्ति एडमिशन करता है वह व्यक्ति अपने फेवर में उस एडमिशन को प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन उसके विरोध में
वह एडमिशन प्रूफ किया जा सकता है। ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि वह नहीं साबित करेगा, दूसरा कोई उसके विरोध में साबित करे। ऐसा नियम का कारण भी स्पष्ट है भाई। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया कि यदि ऐसे होने दिया जाता तो कोई व्यक्ति स्वीकृति करता, झूठी स्वीकृति करता और उसी स्वीकृति को कोर्ट में आसानी से साबित कर देता और कह देता कि हमने तो क्या किया था, स्वीकृति। फिर एक उदाहरण देखिए ताकि दिमाग में ये वाक्य बैठे। एक स्वीकृति कराया जब भाई ए ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने बी को 5 लाख रुपया क्या दिया है, उधार। अब आप लोग बताइए, अगर ए को छूट दे दी जाए कि ए अपनी इस बात को कोर्ट में साबित कर दे, तो ए देखिए क्या क्या फ्रॉड कर सकता है। ये अपनी डायरी पर एक जगह 5 लाख रुपया लिखेगा, एक जगह 10 लाख, एक जगह 20 लाख, और जाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा कि हजूर देखिए हमने एडमिशन किया था, अपनी डायरी पर लिखा था, बी को हम इतना इतना पैसा दिए हैं, अतः हमारी बात सही है और बी से हमारा पैसा क्या करवाया जाए, वापस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है, अगर उसे छूट दे दी जाए कि तुम अपना एडमिशन अपने फेवर में साबित करो, तो वह झूठी बातें गढ़ेगा और उन झूठी बातों को कोर्ट में क्या कर देगा, साबित। अतः कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है वह साबित नहीं करेगा, लेकिन उसके विरोध में दूसरा व्यक्ति उसे क्या कर पाएगा, साबित। लेकिन लग जाता है तो हमेशा समस्या आती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका अपने पर भी भाई उदाहरण दे दिया जाए। कई लोग भाई आपत्ति करते रहते हैं कि मनोज सर पढ़ाते तो ज़रूर हैं, लेकिन न तो ड्रेस पर ध्यान देते हैं न ही पहनावे पर। तो अब ये है कि कुत्ते की दुम कभी सुधरती नहीं, तो हम क्या सुधर जाएं। यानी कि आपका ये कई बार आपत्ति किए कि आप भी क्या करिए, सूट बूट पहन कर आइए। तो हम कहें कि भाई सूट बूट थोड़े पढ़ा देगा, पढ़ाना है तो आपका भाई लड़के तो संगम पर बैठकर भी पढ़ने के लिए क्या है, तैयार। कई लोग कहे कि आप वहाँ भी पढ़ाएंगे, रोड पर भी तो हम लोग क्या लगा देंगे, जमावड़ा। और अभी आपका वैकेंसी आ जाए यूपी की तो देखिए भाई हालत ख़राब हो जाएगी, कहाँ बैठा जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पुराने लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि जगह का बाद में क्या हो जाएगा, अभाव, कहाँ बैठाया जाएगा भाई, आपका रोड तक तो बैठाया नहीं जाएगा। तो इसलिए भाई आपका भीड़ होती थी, 50 लोग यहाँ बाहर बैठकर रिकॉर्ड रहा है कि पढ़ते थे, अंदर जगह नहीं रहती थी, तो अलग बात है। एपीओ आ जाए यूपी तो देखिए फिर वही हाल हो जाएगी। तो फिर एक बार आगे बढ़ा जाए, लेकिन लग गया। यानी कि 3 ऐसी दशाएं हैं जहाँ की जो व्यक्ति एडमिशन किया है वह व्यक्ति उस एडमिशन को प्रूफ कर सकता है अपने क्या, फेवर में। अब ध्यान से आप समझिए, पहले भाई 21 वाला हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। ए ने अपनी डायरी पर लिखा है कि हमने बी को 5 लाख रुपया उधार दिया है, ये ए ने लिखा है। तो सामान्य नियम यही निकला कि ए ने स्वीकृति की है तो ए द्वारा इसे प्रूफ नहीं किया जाएगा। लेकिन पहला अपवाद ये बताता है कि अगर ए अपनी इस डायरी में लिखी गई बात को सेक्शन 32 में जो 8 क्लाज दिए गए हैं उसमें कहीं सेट कर दे, अर्थात 8 खंड दिए गए हैं 32 में, और अगर ए अपनी बात 8 में से कहाँ सेट कर दे, किसी एक में, तो वह अपने फेवर में भी इस बात को साबित कर सकेगा। तो तुरंत आइए इस पॉइंट को कवर करना है आपका सेक्शन 34 से पहले।
भाई जिल्द वाली डायरी है, कारोबार के अनुक्रम में है और डेली बाय डेली ये उस डायरी पर लिख रहा है, तो वह अकाउंट या लेखा बही या हिसाब किताब की डायरी कही जाएगी। अब ध्यान समझिए, अगर ए मर गया होता तो वह डायरी रेलेवेंट होती कि नहीं, सुसंगत होती कि नहीं होती, तो 32 के किस क्लास में होती? 2। देखिए तो सही है ना एक बार, कारोबार के अनुक्रम में 1 नहीं है भाई। भाई डायरी पर लिखा है ना, कोई मृतकाली कथन थोड़े किया है। कारोबार का अनुक्रम, बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ सही है भाई। अगर ये मर गया होता तो कारोबार के अनुक्रम में जो लिखी गई बातें हैं वह सेक्शन 32 के क्लास 2 के तहत रेलेवेंट होती। अतः अब ए पहले अपवाद में जाकर अपने पक्ष में ये बात साबित कर सकेगा। ये अपवाद में चल रहा है, नियम में नहीं। तो आपका कल और अपवाद बताया जाए भाई। आपका देखिए पुलिस एक्ट अभी आपका